नमस्कार, मैं रंजीता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं मौजूद हूँ होटल मौर्या में और यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है प्लूरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम सुमन जी ने। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, मेरा नाम अनुपम कुमार सुमन है। मैं बिहार सरकार में 2010 से मैं प्रतिनियुक्ति पर था और वर्ष 2018-2019 में मैं यहाँ पर पटना नगर निगम में नगर आयुक्त भी था। वह मेरा अतिरिक्त प्रभार था। उसके साथ साथ मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव भी था, जहाँ 4 वर्षों तक मेरा पदस्थापन रहा, वर्ष 2015 से 2019 तक। मैं बहुत औपचारिक किस्म का व्यक्ति हूँ और जब तक मुझे कोई औपचारिक सूचना नहीं मिलती तो मेरे लिए भी उचित नहीं था कि मैं उन प्रश्नों पर जवाब दूं। आप में से बहुत सारे मित्र, बहुत सारे बंधु, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं जवाब देने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मैंने यही कहा कि मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो मेरे पैतृक विभाग से दिल्ली से आया है, मैं भारतीय राजस्व सेवा का पदाधिकारी रहा हूँ, तो उसी सेवा से मैं यहाँ प्रतिनियुक्ति पर था और अंततः मुझे एक औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें भारत सरकार का भी पत्र है, जिसमें बिहार सरकार का भी पत्र है और वह प्रतिवेदन, वह रिपोर्ट भी लगाई गई है पटना जल जमाव से संबंधित, जो शायद एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी की एक आधी अधूरी रिपोर्ट है, वो भी इसके साथ लगाई गई है और उसको भी मेंशन किया गया है और उसमें विशिष्ट किस्म का पत्र है। आप लोग नौकरशाही से 2-4 होते रहे हैं, तो उसमें यह कहा गया है, बिहार सरकार का पत्र है भारत सरकार को, जिसमें मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं उसको बिंदुवार लिखा गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के अनुलग्नक के अध्याय 2, 3, 4 एवं 5 में विगत वर्ष पटना शहर में हुए भारी जल जमाव की स्थिति और जल निकासी आदि के लिए निगमायुक्त पटना नगर निगम के दायित्वों आदि को स्पष्ट करते हुए अनुलग्नक के अध्याय 6 के पृष्ठ 51 पर श्री अनुपम कुमार सुमन, तदेन नगर आयुक्त, तदेन में नहीं था जिस समय जल जमाव हुआ, उससे 1.5 महीने पहले मैं निकल चुका था, लेकिन शायद समझ में कुछ कमी रही होगी सरकार में। तदेन नगर आयुक्त पटना नगर निगम की नेतृत्व विफलता और आलोच्य दायित्वों के निर्वहन में उनसे हुई चूक को सारांशतः निम्नवत स्पष्ट किया गया है, के आधार पर ये पूरी कार्रवाई निश्चित की गई है। प्रतिवेदन की कॉपी आप लोगों को मिली ही होगी। पटना जल जमाव का मुद्दा बड़ा भारी मुद्दा था और उसमें पृष्ठ संख्या 51 पे लिखा गया है, श्री अनुपम कुमार सुमन तत्कालीन नगर आयुक्त पटना नगर निगम 24/8/2019 तक पदस्थापित। मज़ेदार बात है, क्योंकि बाढ़ जो है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में आई थी। 24/8/2019 तक पदस्थापित की भूमिका। पटना नगर निगम नगर विकास विभाग के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों से वार्ता के क्रम में यह महसूस किया गया कि तात्कालिक नगर आयुक्त, अगेन मैं तात्कालिक नहीं था, तात्कालिक नगर आयुक्त श्री अनुपम कुमार सुमन की विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ संवादहीनता की स्थिति थी। जहां एक ओर नाली सफाई कार्य में पर्यवेक्षण का अभाव था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बुडको से समुचित समन्वय नहीं किया। बुडको संप हाउस प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, परंतु नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी का मूल दायित्व नगर निगम का है। इसके लिए मानसून के पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम तैयारी करनी चाहिए थी। स्पष्टतः श्री सुमन के कमजोर नेतृत्व क्षमता, इस पर मैं विशेष रूप से बात करूंगा, श्री सुमन के कमजोर नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है तथा इनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समुचित ढंग से नहीं किया गया है। इसमें एक बहुत मज़ेदार लाइन भी लिखा गया है, उसको मैं संदर्भ के लिए बता दूं। पटना नगर निगम के संयुक्त आदेश संख्या 138 दिनांक 25/6/2019 द्वारा जल जमाव प्रबंधन के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों पर इस प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर जिम्मेदारी का निर्धारण वर्तमान नगर आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक बुडको से करने की अपेक्षा की जाती है। यह 2017 में मैं वापस आया, मेरे पास फिर से नौकरी छोड़ने का विकल्प था। मुझे कहा गया कि भाई आप कोई और कॉरपोरेशन ले लीजिए, कोई और डिपार्टमेंट में भी आप काम कीजिए। मैंने पटना नगर निगम को चुना। मैंने अनुरोध किया कि मुझे पटना नगर निगम में कार्य करने का अवसर दिया जाए। मुझसे 4 बार पूछवाया गया कि भाई एकदम श्योर है ना कि पटना नगर निगम ही जाना है, क्योंकि पटना नगर निगम जो है वो पटना नरक निगम है, सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री को भी पता है। कोई पटना नगर निगम में पोस्टिंग नहीं चाहता है, लेकिन मुझे पटना नगर निगम जाना था और उसका कारण भी बिल्कुल व्यक्तिगत है। मैं 25 साल से शहर को जानता हूँ। पटना कॉलेज में मेरी 5 साल तक पढ़ाई हुई है
और मैं इस बात को ओ करता हूँ कि पटना शहर ने मुझे बनाया था, और मैं दुनिया के किसी भी कोने में इस अफसोस के साथ नहीं मरना चाहता था कि मैंने अपने शहर के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मैं कुछ कर सकता था और मैंने किया। उसका सबसे मैंने यही कहा कि हाँ, मुझे वहीं जाना है, क्योंकि इतना तो तय है कि मैं शहर में झाड़ू तो लगवा ही सकता हूँ। पटना शहर का इतिहास रहा है ना कि झाड़ू भी नहीं लगता है। एक कहावत यहाँ चलता था, अभी भी चलता होगा, कि कचरे का अंबार लगा हुआ है। आज के दिन मुझे नहीं पता, मुझे सड़क पे तो पहले तो मुख्य सड़कों पर भी कचरे का अंबार होता था, आज मुख्य सड़कों पे मैं नहीं देखता हूँ। अब तो यहाँ इंपोर्टेड स्वीपिंग मशीन भी चलती है, शायद उसके लिए भी मुझ पर कुछ कार्रवाई चल रही होगी। तो आज के दिन कचरे का अंबार इसलिए नहीं है क्योंकि 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ही ने ही पटना नगर निगम की एक परियोजना का उद्घाटन किया था, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य था। आज तक के इतिहास में 15 साल, 30 साल, 50 साल के इतिहास में पटना नगर निगम में, पटना शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य नहीं हुआ। 9 वार्ड में एक एजेंसी आई थी, A to Z उसका नाम था, उसी को बहुत दिनों तक ढोल पीटा गया कि उसने न्यू कैपिटल एरिया में, जो पॉश एरिया है, उसी के 9 वार्ड में उसका कचरा प्रबंधन का काम होता था। पहली बार ऐसा पटना नगर निगम के इतिहास में हुआ, और आज भी वो चल रही है। आज भले गाड़ियाँ खराब हो गई होगी, मेंटेनेंस होगा नहीं, पैसे वैसे देते नहीं होंगे, 1-2 साल में वो भी बंद ही हो जाएगा, होता है। अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो, बीच में किसी ने इंटरवीन नहीं किया तो। 75 वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू हुआ और बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। आज पटना नगर निगम के पास जो संसाधन है वो उसमें भारत के किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ज़्यादा उसके पास संसाधन है। मैंने 6 फ्लड डिवॉटरिंग पंप के बारे में बताया, जो कि पूरे भारत में 2-3 म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास ही होगी, जिसका नाम मैंने बता दिया। 6 सुपर शक्कर मशीन है जिससे नालों की सफाई होती है। एक आरोप, दूसरा आरोप वही है कि नालों की सफाई नहीं हुई। ये भी एक मुहावरा है, आप लोगों को भी वो मुहावरा सिखा दिया गया कि नाले की सफाई नहीं होती। अरे नाला रहेगा तब तो सफाई होगी। जितने नाले हैं उतनी सफाई होती है। बाकी पटना में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। 1934 का ड्रेनेज सिस्टम है, अंग्रेजों के ज़माना का। उसके बाद से ड्रेनेज सिस्टम, वो सीवरेज सिस्टम है, वो भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हाँ, ये भी मज़ेदार बात है। 90% ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन फेल कर जाएंगे इस टेस्ट पे अगर वो आप पूछ देंगे ड्रेनेज और सीवरेज में क्या अंतर है। पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। मंत्रियों से पूछ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री से भी पूछ लीजिए, कोई अगर उसका टेक्निकल मीनिंग बता दे कि दोनों में अंतर क्या है, और पटना शहर का ड्रेनेज और सीवरेज का इतिहास क्या रहा है। पटना शहर में आज तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। कोई पता है कि मुझ में कितनी नेतृत्व क्षमता है, वो उसको मुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मैं उसको सिद्ध कर दूंगा। मुझे लगता है कि वो भी इसी माध्यम से होना था। तो वो नेतृत्व क्षमता वाला जो आरोप है वो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, वो मैं इस राज्य में सिद्ध करूंगा, वो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। बाकी जो आरोप वाला पार्ट था, नाले वाला चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। नाले की हर साल सफाई होती है, उसमें चोरी चकारी भी होती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने उसका ऑडिट कराया था, ऑडिट रिपोर्ट भी कहीं पड़ा हुआ होगा। कार्रवाई करनी हो तो जो वर्तमान नगर आयुक्त हैं वो अपना कार्रवाई करना चाहें कर लें। वो सब चीज़ हर साल होती है, लेकिन उसका कोई वो मुख्य कारण उसका नहीं है, क्योंकि नालों की पर्याप्त मात्रा में सफाई हो ही जाती है। और पिछले साल और ज़्यादा संसाधन थे, इस साल भी सफाई उसकी हुई होगी। हमने 75 JCB खरीदवा दिया था, 75 रोबोट बॉबकेट खरीदवा दिया था। संसाधन की कोई कमी नहीं है। आप तो नाले की खुरच के भी सफाई कर सकते हैं। और जिन महापुरुषों ने ये रिपोर्ट बनाया है जिसमें 1000 गलतियाँ हैं, वो उनको बुनियादी बात समझ में नहीं आ रही है। जो कहानी सुनाया जाता है कि नाले साफ़ नहीं थे, तो फिर पानी निकल कैसे गया? फिर पानी कैसे निकला? क्या बाढ़ में उसी जल जमाव में लोग जाके नालियाँ साफ़ हो गए? नाले साफ़ हो गए? जो नाले साफ़ करने में 6 महीना लगता है, वो क्या 6 दिन में साफ़ हो गया? तो ये सब देखिए, वही मैंने कहा ना कि अर्बन पॉलिसी का यू अगर समझ में नहीं आएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और वही इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 10% अर्बनाइजेशन है, शहरी चीज़ें लोगों को समझ में आती नहीं है। तो वो भी बिल्कुल बोगस बात है। संवादहीनता की स्थिति है, उस आरोप को सरकारी तौर पर मैं स्वीकार नहीं करता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसको स्वीकार करता हूं। संवादहीनता का सरकारी जो संवाद का नियम है वो है कि पत्राचार होना चाहिए। जो भी डायरेक्शन है चिट्ठी लिख के दीजिए ना। लेकिन सरकार में एक परंपरा बन गई है फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप कॉल करने की। माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है तो फ़ोन क्यों करना है? चिट्ठी लिख दीजिए। भाई किसी का नक्शा पास कराना है या कहीं पर नाला साफ़ कराना है या कुछ भी कराना है, लोग मिलने के लिए आते हैं, आपके पास आते भी होंगे, तो क्यों फ़ोन करना है? चिट्ठी लिख दीजिए कि इनका नक्शा पास कर दीजिए। चिट्ठी लिखने में क्या दिक्कत है? सरकारी प्रक्रिया तो यही ना है, इसके अलावा तो और कोई प्रक्रिया नहीं सिखाई गई है।
फिर भी यथासंभव जितनी बार आप कॉल करेंगे, कॉल तो आते ही रहते हैं। एक व्यक्ति को छोड़ के सब लोग कॉल करते हैं सरकार में, बिहार सरकार में, सबको पता है। एक व्यक्ति को छोड़ के किसी का भी कॉल आ सकता है। एक व्यक्ति हैं जिनका कॉल नहीं आएगा, उनका भी कॉल आता था, लेकिन उनका कॉल रेयर आएगा, बाकी सबका कॉल आएगा। अगर आप सरकार में ही सबकी बात सुनने लगेंगे तो ऐसे ही काम नहीं होगा, और सही में अगर सुनने लगेंगे तब तो आप ऐसे ही अवैध कार्य करेंगे। तो एक तो वो है कि इस पर बहुत लोगों को दिक्कत होगी, निश्चित रूप से दिक्कत होगी कि भाई फ़ोन नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब इतना बार फ़ोन करेंगे तो नहीं उठाएंगे। पूरा पटना, जब आप नगर आयुक्त होते हैं, हज़ारों कॉल आते हैं। बहुत सारे नागरिकों को भी शिकायत थी कि वो कॉल नहीं उठाते। कितना कॉल उठाएंगे? 2.5 लाख तो होल्डिंग है। अगर सबका कॉल उठाने लगेगा तो ब्यूरोक्रेट काम कब करेगा? और यहाँ पर बिहार सरकार में एक मज़ेदार सिस्टम है जो 10 साल से मैंने सीखा। कोई सेंट्रलाइज्ड मीटिंग वाला सिस्टम नहीं है। मैं कहते कहते थक गया कि भाई मीटिंग का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तो हो। कोई कहाँ कभी किसी को बुला सकता है। और नगर आयुक्त जो है वो तो नगर वधू जैसा है कि भाई कोई भी मीटिंग होगी, भाई नगर, उसमें एक टैग्ड ही है, जिला पदाधिकारी होंगे और नगर आयुक्त होंगे। सुबह से मीटिंग का दौर शुरू होगा। या आप 2 ही काम कर सकते हैं पटना के नगर आयुक्त रहते हुए, या तो आप मीटिंग अटेंड कीजिए या काम कीजिए। मैंने दूसरा चुना। मुझे पता था कि इसमें समस्या आएगी, ज़बरदस्त समस्याएं आएंगी। उसका कारण इसका प्रमाण यही है, उसकी ज़बरदस्त समस्याएं आने वाली थी। आ रहा हूँ सर, उस पर भी आता हूँ। हाँ, बस ख़त्म कर रहा हूँ। तो संवादहीनता की कोई सरकारी स्थिति नहीं थी। हाँ, व्यक्तिगत बहुत सारे कॉल्स मिस होंगे, वो कॉल मिस होंगे। सभी कॉल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा तकनीकी रूप से मेरा डेपुटेशन समाप्त हो चुका था। सरकार ने मेरा डेपुटेशन एक्सटेंड करने के लिए लिखा नहीं। पटना नगर निगम की जो मेयर हैं उन्होंने भी कई बार रिक्वेस्ट किया। हाँ, मेरी भी इच्छा नहीं थी, मैंने तो घोषित ही कर दिया था। मैं ईश्वर की सेवा में जाना चाहता हूँ, अध्यात्म मेरी रुचि है, मैं स्वभाव से ही आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं छोड़ के जाना चाहता था। अब सरकार ज़बरदस्ती मुझे घसीट के लाना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जनरली मेरी जो स्थिति रही है, आप जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है बिहार सरकार में वो पता कर सकते हैं। और हर जगह काम की, अब मैंने क्या काम किया वो भी मैं गिनाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक सैद्धांतिक रूप से मेरा यकीन है कि नौकरशाह जो है वो नौकर है और उसको काम करने के लिए जनता से वेतन मिलता है, और उसका जो भी क्रेडिट है उसका क्रेडिट नौकरशाह को लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए किसी भी काम का मैं यहाँ पर क्रेडिट नहीं लूँगा। सूचना के रूप में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूँगा, और ना ही मेरे पास उतना समय है कि मैं क्रेडिट लूँ। अर्बन पॉलिसी पे मैं 2 मिनट आप लोग का समय लेना चाहूँगा। पटना की जो समस्या है वो उसको जब तक बहुत ही इमरजेंट बेसिस पे सॉल्व नहीं किया जाएगा तो वो समस्या वैसी ही रहेगी। पटना शहर में मास्टर प्लान 1983 से लेकर के 2014 तक रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, उसका जवाब भी लोगों को ही देना चाहिए। मास्टर प्लान क्यों नहीं अप्रूव हुआ? और एक मज़ेदार बात यह है कि पटना शहर के अंदर जो भी काम होते हैं पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, अगर किसी को कोई काम करना है निगम क्षेत्र में तो उसको म्यूनिसिपैलिटी से अप्रूवल लेना है, मास्टर प्लान के अनुरूप होना चाहिए। आज के दिन पूरे पटना में जितने भी फ्लाईओवर बने, जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं, सरकारी भवनें, क्या किसी का भी अप्रूवल लिया गया है? क्या किसी का भी एनओसी पटना नगर निगम से लिया गया है? बिल्कुल नहीं लिया गया है। किसी को भी क्या मास्टर प्लान का अप्रूवल मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है। जितने भी प्रोजेक्ट चलेंगे, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चलेगा, किसी ने सीवरेज का गड्ढा खोद दिया, गेल वाले आ गए, उन्होंने पाइपलाइन डाल दिया, एक प्राइवेट कंपनी आ गई मोबाइल नेटवर्क लगाने के लिए, उसके बहुत सारे मोबाइल टावर हम लोगों ने कटवा दिए थे, सारे अवैध थे। मोबाइल टावर तो सारे अवैध ही हैं यहाँ पर, सारे होर्डिंग, सारे मोबाइल टावर सब अवैध हैं, खास लोगों के ही हैं। वो सब किसी भी चीज़ में पटना नगर निगम से अप्रूवल नहीं लिया जाता है। नगर निकायों की कोई अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। कोई तकनीकी बाधा अगर कभी कोर्ट इत्यादि में आ गई, उसको कैबिनेट डिसीजन लेकर के रफा दफा कर दिया जाता है। हाँ, मैंने नगर निगम को मजबूत करने की कोशिश की, जिससे कि बाकी जनप्रतिनिधियों में बहुत समस्याएं थी, क्योंकि यहाँ जितने पार्षद हैं उनको एक चोर समझने की परंपरा है। 75 पार्षद है, सब चोर है। मीडिया में भी वही बात है, राजनीति में भी वही बात है, सब लोग है पार्षद मतलब बेकार आदमी। पार्षद जो है वो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल है,
क्योंकि उसके पास मोहल्ले वाले लोग पहुंच करके उसको गाली दे सकते हैं। बाकी तो विधायक जी मिलते नहीं हैं, एमपी साहब मिलेंगे नहीं, मंत्री जी से तो मिलना दुर्लभ है और उससे ऊपर तो मिल ही नहीं सकते हैं। और सभी वार्ड में 5-5, 10-10 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई। 400 करोड़ का पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट था, 4000 करोड़ का वो हुआ। इस किताब को पढ़ लीजिएगा पटना नगर निगम में। अगर पटना का ब्लूप्रिंट, पटना का विजन जानना है तो इस किताब में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पटना नगर निगम में क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए पटना शहर में, वो सारी जानकारी इस किताब में है। सब के पास वो योजना दी गई, सब में सरकार का वीटो है। मुख्यमंत्री नली गली योजना है तो वो नगर निगम से एग्जीक्यूट नहीं होगा। सड़क पे कोई काम करने के लिए जाएंगे तो पथ निर्माण विभाग आ जाएगा कि हमारी सड़क है। पता नहीं दुनिया में और कहाँ पर ये वही कार्य करने की यहाँ पर गति है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं जिस चीज़ से मैंने शुरू किया कि मैंने इसकी शुरुआत नहीं की है, और अगर नेतृत्व क्षमता का प्रश्न है तो नेतृत्व क्षमता दिखाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने बहुत इज्जत के साथ नौकरी छोड़ी। 16 साल के सिविल सर्विस करियर में गुजरात से लेकर के बिहार तक एक भी व्यक्ति कोई बोल दे कि हाँ हमने इनको एक मुफ्त की चाय भी पिलाई है तो मैं मान जाऊंगा। बोल दे, सिद्ध करने की बात बहुत दूर की बात। वो हमारा सिविल सर्विस का करियर रहा है और चाय की चर्चा चली है तो मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिहार सरकार में, चाय कॉफ़ी भी मैं अपने ही पैसे से अपने कार्यालय में भी पीता हूँ और पिलाता भी हूँ, वो भी लोगों को पता ही होगा। तो मुझे अपने सिविल सर्विस करियर के बारे में किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिहार के बाहर लोग मुझे जानते हैं। हाँ, लेकिन नेतृत्व क्षमता का जो प्रश्न था तो नेतृत्व क्षमता अब मैं दिखा देता हूँ कि नेतृत्व क्षमता क्या। देखिए, मैंने तो पहले बता दिया कि इसमें दोषी कौन है। दोषी आपका स्ट्रक्चर है, नियम की समझ है। हाँ, यही बात तो है। मेयर अगर दोषी हैं, हाँ ये बात रह गई भाई। ये जो एक विच हंट है यहाँ पे सिस्टम में कि भाई जो भी कुछ भी हुआ तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, जो सबसे ऊपर वाला आदमी है जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी कहाँ तय होगी? अगर अब दोषी कौन था? पंप चालक दोषी है, जूनियर इंजीनियर दोषी है, कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोषी है, कि म्यूनिसिपल कमिश्नर दोषी है? अगर यही जिम्मेदारी तय होती गई कि भाई पंप नहीं चला या पानी जमा हो गया या सफाई निरीक्षक ने ठीक से काम नहीं किया, अगर उसकी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कमिश्नर की बनती है तो ठीक है, आपने कहा मेयर की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, मंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? वो जिम्मेदारी कहाँ जा करके खत्म होगी? हर साल समीक्षा होती ही है जल जमाव से पहले मानसून में, माननीय मंत्री जी के स्तर पे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, हर स्तर पर उसकी समीक्षा होती है। तो अगर उसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर जिम्मेदार है, ये मैं अपने जूनियर के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो म्यूनिसिपल कमिश्नर था भी नहीं जो उस समय वहाँ पोस्टेड थे। अगर म्यूनिसिपल कमिश्नर उसके लिए जिम्मेदार है या नीचे के पदाधिकारी जिम्मेदार हैं तो वो जिम्मेदारी कहाँ जा करके तय होगी? सबको इस्तीफा देना चाहिए, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी जो माननीय मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, वो भी इस्तीफा दे दें या हट जाए पद से। मैंने नहीं दिए, यही आप लोगों की गलतफहमी है। बोर्ड में इस एक्ट में जो भी निर्णय होते हैं, मेरी उतनी वित्तीय क्षमता ही नहीं है। इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी निर्णय होते हैं वो स्थायी समिति और बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन वो जरूरत था उस समय आपको? वो तो बोर्ड जानेगा कि जरूरत था कि नहीं था। उसका कहूँ मैं सैद्धांतिक व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछेंगे, अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट के रूप में पूछेंगे, मेरे ज्ञान को थोड़ा इज्जत देंगे। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। बाकी लोगों को क्यों मिलना चाहिए? एक साल होने के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर को क्यों गाड़ी मिलनी चाहिए? आप ही के ऊपर क्यों आरोप लग रहा है? हाँ, ये इस आपके ऊपर आरोप क्यों लगा? जल जमाव के लिए आप दोषी हैं, आपने बताया कि 4-5 पॉइंट पर आपको जिन देखिए, इसमें मैं बहुत व्यक्तिगत नहीं होना चाहूँगा इसमें, लेकिन एक तो हाँ, अरे आ रहा हूँ भाई, सीधी ही बात करूँगा, इतनी सीधी बात करूँगा कि पचाने की भी क्षमता होनी इसमें जो जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखी है उसमें
उसमें सभी व्यक्ति पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसमें हैं बहुत सारे लोग, बहुत प्रेमी लोग भी होते हैं। इस समिति के ही जो अध्यक्ष हैं उनका हाउसिंग का अलॉटमेंट मैंने कैंसिल किया हुआ है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ तो पटना में तो वो भी है ना, अलॉट होगा रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उसका कॉमर्शियल यूज़ होता है। एक बहुत फेमस सोसाइटी है इसके नगर में, वो भी है। उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हम पर्सनल और प्रोफेशनल को उसमें मिक्स नहीं करना चाहते। एक साल बाद आप सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल मुलाकात हुई। पार्टी मैंने ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है, मैं पार्टी का महासचिव हूँ, लेकिन उसको अभी रहने दीजिए, उसके लिए नहीं। एक साल के बाद मैं इसलिए सामने आया हूँ क्योंकि 1 साल के बाद मुझे यह मिला है और यही कछुआ गति है सरकार में काम करने की। यहाँ इसी गति से होता है कि रिपोर्ट आने में भी 1 साल लगता है, और उसमें अगर आप 2 महीने में काम कर देंगे तो बोलेगा कि जरूर नियम कानून का पालन नहीं किया होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नॉर्मल गति से काम कीजिएगा तो माना जाता है कि जरूर नियमों का उल्लंघन हुआ होगा, गड़बड़ियाँ होगी। 30-40 साल में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तैयारी है? क्या आपने कहा कि आप अपनी क्षमता बताएंगे? हाँ, वो समय आने पर मैं बता दूंगा। आपका समय आ गया, चुनाव नजदीक है। देखिए, पटना इससे संबंधित अगर आपके पास प्रश्न खत्म हो जाएं तो उन सारे प्रश्नों का भी मैं जवाब दूंगा। इनसे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सीधा सा मेरा सवाल कि अभी ही आपको क्यों याद आया चुनाव का इंतजार? अरे सरकार को अभी याद आया, सरकार को अभी याद आया है। सरकार को जब याद आ गया तो मैं आ गया जवाब देने के लिए। मैंने बोला ना कि अखबार में छपी खबर पे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अखबार में पढ़ता भी नहीं हूँ। अखबार में बहुत सारी बातें छपती है, अखबार में क्यों छपती है वो भी आपको पता है। लेकिन आपको जवाब जहाँ देना चाहिए था वहाँ कहाँ जवाब देना चाहिए था ना? मैंने नौकरी छोड़ दी भाई साहब, मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं इनको जवाब नहीं दूंगा, ये मैं डस्टबिन में डाल दूंगा। क्योंकि इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता थी क्योंकि आप सभी लोगों ने उसके बारे में कई खबर चलाए, ठीक है। और मुझे मेरे मित्र बता ही देते हैं कि भाई रात में गाना सुन रहे थे, अंग्रेजी गाना सुन रहे थे। जब पटना डूब रहा था तो अंग्रेजी गाना सुन रहे थे। अब गाना सुनने से दिक्कत है कि अंग्रेजी गाना सुनने से दिक्कत है वो मुझे नहीं पता, मैं उसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर भी नहीं था। तो इस आधे पेज का न्यूज़ छप रहा है। अब तो आप लोगों की भी अग्नि परीक्षा है कि जो मैंने जवाब दिया वो कल के फ्रंट पेज के आधे पेज पे छपता है कि नहीं छपता है। आरोप लगाने में तो लगा दिया। आप तो एक अगर कोई सिविल सर्वेंट है, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट ईमानदार है और चोरी चकारी नहीं करता है तो उसकी इज्जत क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। उसको 2 मिनट में आप लोग लूट के निकल जाते हैं। चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? हमारी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। पता नहीं, प्लूरल्स नाम की पार्टी है, आप लोग को अभी तक पता नहीं है, ये भी एक हम लोग के लिए लेसन है जी। हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है सभी 243 सीटों। कौन सी पार्टी होगी सर? पार्टी का नाम प्लूरल्स है, सभी लोगों को पता है। आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए, अगर आप लोग के कुछ मुख्यमंत्री फेस कौन होगा? पार्टी के मुख्यमंत्री फेस ऑलरेडी घोषित हैं। 8 मार्च को एक विज्ञापन भी छपा था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। पार्टी के मुख्यमंत्री फेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। सोशल मीडिया पे ही चलेगी? नहीं, आपको गलत जानकारी है। पार्टी सोशल मीडिया पे नहीं है, पार्टी ग्राउंड में भी है। अब कोरोना काल खत्म हो जाए तो ग्राउंड पे जाइए तो वहाँ पता चलेगा कि ग्राउंड खिसक चुकी है। चुनाव अगर कोरोना काल से तो जैसा कि आपने सुना, अनुपम जी पटना नगर निगम के नगर आयुक्त भी थे और इन्हीं के ऊपर पिछले साल जो एक केस आया पटना जल जमाव का, इनके ऊपर ही ये लगाया गया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसी मुद्दे के लिए था कि वो अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। उनका कहना था जब जल जमाव पटना में हुआ तब वो पटना से जा चुके थे। और भी ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।